आपके सामने एक सवाल है, क्या हो अगर अचानक से आपकी जॉब चली जाए, आपका धंधा ठप हो जाए, आपकी दुकानें बंद हो जाए। ईयर 1992, हर्षस मेहता का स्कीम। ईयर 2008, जिस भारी गिरावट की हम बात कर रहे थे वही हुआ 6% नीचे। निफ्टी 3311 पर कारोबार करता हुआ। सेंसेक्स में हमने और भी द ग्रेट ग्लोबल फाइनेंशियल क्राइसिस एंड ईयर 2020। China has identified the cause of the mysterious new virus, coronavirus. There are fears a rapidly spreading virus has reached Australia. This is a rapidly emerging situation. Detected. There's confirmation the coronavirus has reached Australia. China is urging its citizens not to travel abroad as it struggles to contain the virus. We will be standing. COVID-19. इन सारे इकोनॉमिक फाइनेंशियल क्राइसिस ने हमें कुछ सिखाया है, हमें ये सोचने पे मजबूर कर दिया है कि आज हम किस दौर में हैं, क्या हमारी प्रिपरेशन वेल वैसी है। आज आप देखेंगे पूरी दुनिया में एक पॉलिटिकल इंस्टेबिलिटी दिख रही है, रसिया यूक्रेन का वार हो गया, या पूरी दुनिया में जो है एक अनएम्प्लॉयमेंट की रेट काफी हाई चल रही है। ग्लोबल इन्फ्लेशन जो है वो अराउंड 8 to 9% के आसपास है। इंडिया की अब इन्फ्लेशन जो है वो लेटेस्ट आरबीआई की रिपोर्ट के हिसाब से 6.5 से 7% के आसपास के तरफ चल रहा है इन्फ्लेशन। और एम्प्लॉयमेंट आज एक छोटी सी सुई से लेकर के एक बड़े से बड़े सामान तक, हवाई जहाज तक के दाम जो है वो काफी बढ़ गया है। एक आम इंसान के लिए जो है वो अपना राशन का सामान लेना भी उसके लिए बहुत मुश्किल हो गया, क्योंकि महंगाई इतनी बढ़ गई है, इन्फ्लेशन इतना बढ़ गया है। अगर आप अपनी फाइनेंशियल प्लानिंग को लेकर के अलर्ट नहीं है, अगर आप ऐसा हो सकता है कि यू कैन लूज योर कंट्रोल इन योर लाइफ। तो आपको ये बहुत इंपॉर्टेंस है समझना इन चीज को कि क्या आपकी फाइनेंशियल प्लानिंग वैसी है और आप इसके लिए क्या प्रिपेयर हैं। लेट्स फाइंड आउट इन दिस वीडियो इम्पैक्ट इस फाइनेंशियल क्राइसिस ने हमें क्या लर्न किया है। ईयर 1989 से लेकर 1991 तक हर्षस मेहता का तूती बोलता था मार्केट में उसे कई लोग बिग बुल तो कई लोग मार्केट का सुपरस्टार कहते थे। लेकिन ये सब चीज ज्यादा दिन तक नहीं चली। साल 1992 में फाइनेंशियल हिस्ट्री का सबसे बड़ा स्कैम सामने आने वाला था, और ये स्कैम और कोई नहीं, ये था हर्षस मेहता का। एस्टम बेसिस में एक दूसरे बैंक से लोन लेती है। इस प्रोसेस में एक बैंक जो है दूसरे बैंक को जो है वो सम काइंड्स ऑफ सिक्योरिटीज प्लेस करती है, और इन सिक्योरिटीज को वो फिजिकली फॉर्म में नहीं रखती है, ना ही इसको एक बैंक रिसिप्ट्स के फॉर्म में रखती है। और इसी बैंक रिसिप्ट का जो लूप होल था, इसका हर्षस मेहता ने इसे यूज किया। उन्होंने क्या किया कि जब ये बैंक रिसिप्ट जो थी वो एक दूसरे बैंक में जो जमा करने की ड्यूरेशन रहती थी, तो उसका टाइम पीरियड 10 से 15 डेज का होता था। उस पीरियड में वो इन सिक्योरिटीज के बदले जो थी दूसरे बैंक के यहाँ जाके वो इसका इनकेस कर लेते थे, और वो जो है वो पैसा उनके अकाउंट में आ जाता था। क्योंकि वो हर्षस मेहता जो थे वो इंटरमीडिएट ब्रोकर थे, और ये जो बैंक रिसिप्ट हो रहती थी वो इंटरमीडिएट जो ब्रोकरेज हाउसेस होते हैं उनके थ्रू एक बैंक से दूसरे बैंक में रन होता था। तो इस लो फोल का यूज करके उन्होंने कई हजारों करोड़ रुपए जो है वो स्टॉक मार्केट में लगाया, और उस हजारों करोड़ रुपए से उन्होंने एक कुछ पेनी स्टॉक्स की, कुछ छोटे स्मॉल्स को टारगेट किया और उनकी प्राइस को आर्टिफिशियली इन्फ्लेट किया, और जब प्राइसेस हाई हो जाती थी तो उसे बेच करके वो मोटा मुनाफा कमाते थे। लेकिन ये सब चीज ज्यादा दिन तक नहीं चल पाया। खबर एक जर्नलिस्ट को इसके बारे में खबर लग गई, और उन्होंने इसे पब्लिकली न्यूज़पेपर में आउट कर दिया, और अगले ही दिन जो है वो हर्षस मेहता के यहाँ कई सारे रेड्स पड़े, जैसे सीबीआई की रेड्स हो गई, ईडी की रेड्स हो गई, इनकम टैक्स की रेड हो गई। तो ऐसे सारे रेड्स की वजह से अल्टीमेटली जो है ये फाइनेंशियल जो स्कैम्स है ये सामने बाहर आया, और ये वर्ल्ड हिस्ट्री की, इंडियन हिस्ट्री की सबसे बड़ी जो है फाइनेंशियल क्राइसिस मानी जाती है। इंडिया की सबसे बड़ी स्टॉक मार्केट की सबसे बड़ी फाइनेंशियल फ्रॉड का नाम दिया जाता है, जिसका नाम है हर्षस मेहता स्कैम। चलिए आपको लिए चलते हैं 16 ईयर बैक, ईयर 2008 में दी ग्लोबल फाइनेंशियल क्राइसिस। इसका सीधा कनेक्शन था सबमरीन मोर्टेज क्राइसिस से, मतलब कि एक सब स्टैंडर्ड एसेट्स के ऊपर जो है वो बैंक्स के द्वारा लोन देना। जो बैंक्स लोन देती है तो वो मोर्टगेज के रूप में वो जो है प्रॉपर्टीज के जो पेपर्स होते हैं उसे वो रखती है। लेकिन 2008 में जो है वो बैंकों ने जो भी लोन्स दिए, उस लोन्स के अगेंस्ट में जो उनको जो प्रॉपर्टीज के पेपर मिले उसके बाकायदा बिना अच्छे से ड्यू डिलिजेंस किए, अच्छे से स्क्रूटनी किए बिना इन्होंने लोन दिया। और जब ये लोन डिफॉल्ट होना शुरू हुआ तो बड़े बड़े बैंक जो है वो डूबने स्टार्ट किया, और इसके वजह से जो है ये जो है ग्लोबल फाइनेंशियल क्राइसिस है। और इसमें सबसे बड़ा जो उस समय जो रोल था, जो
जो इस कोलैप्स में सबसे ज्यादा इफेक्ट हुआ था वो था लेमन ब्रदर्स कोलैप्स का, जिसने पूरे, जो कि दुनिया की 4th लार्जेस्ट इन्वेस्टमेंट बैंक थी, और इस बैंक की जो कोलैप्स थी वो पूरी वर्ल्ड ने शॉक नहीं कर पाया और एक बहुत बड़ा जो है वो फाइनेंशियल स्कीम देखने को मिला। इस कोलैप्स की वजह से मिलियंस ऑफ जॉब्स जो है वो चले गए। एक रिपोर्ट के अनुसार 8 मिलियन जॉब्स जो है वो लॉस हुए सिर्फ इस फाइनेंशियल क्राइसिस के वजह से। 3.1 मिलियन लोगों जो है वो अपने घर बेघर हो गए, उनके ऊपर से छत जो है वो चली गई और कई हजारों गुना रुपए की जो है यहाँ जो है लॉसेस हुई। कई लोगों की रिटायरमेंट सेविंग पूरी तरह से वॉश आउट हो गई, हिट हो गई, और ये एक बहुत बड़ा फाइनेंशियल क्राइसिस उभर कर आया जो 2008 का कोविड-19 पेंडेमिक। 2020 में दुनिया ने एक बहुत बड़ा पेंडेमिक देखा जो कि था कोविड-19 पेंडेमिक। इस पेंडेमिक के चलते जो है वो डिवास्टिंग इफेक्ट हुए। कई देश जो हैं, कई कंट्रीज जो हैं, और कई ऐसे देश और कंट्रीज जो हैं वो महीनों लॉकडाउन में रहे, और इसका इम्पैक्ट जो है वो बहुत ज्यादा पड़ा। सबसे ज्यादा बड़ा इसका इफेक्ट जो है वो आईटी सेक्टर्स पे पड़ा। इसके बाद जो है बिजनेसेस, कई सारे बिजनेसेस जो हैं, छोटे जो इंडस्ट्रीज हैं वो सारे बंद हो गई। इस कोविड-19 की पेंडेमिक की वजह से जो है ग्लोबल सप्लाई चेन पूरी तरह से चरमरा गया, और इससे जो है वो इंडिया में भी इसका इफेक्ट बहुत ही ज्यादा इफेक्ट रहा। इस पेंडेमिक ने ना केवल हेल्थ केयर को इफेक्ट किया, बल्कि इस पेंडेमिक की वजह से जो है हजारों जाने गई, और कई सारे जो है वो कई लाखों में जो है वो जॉब्स की जो है वो चली गई। साथ ही साथ जो है कई सारे लोगों की जो है वो सेविंग्स इसमें वॉश आउट हो गई। तो इस स्कीम से हमें कुछ इंपॉर्टेंट चीजें सीखने को मिली है। सबसे पहला और इम्पोर्टेंट जो लेसन हमें मिला है वो लेसन है कि हमें इमरजेंसी फंड रखना बहुत जरूरी इंपॉर्टेंस है। सबसे इम्पोर्टेंट पहला लेसन जो था वो था कि हमें इमरजेंसी फंड की बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंस थी। दूसरा इम्पोर्टेंट चीज था वो थी कि हमारे हेल्थ इंश्योरेंस जो है हमारे पास होना बहुत जरूरी था। हेल्थ इंश्योरेंस होना चाहिए लोगों के पास, और लोग इसके बारे में कंसर्न होना चाहिए। तीसरा सबसे इम्पोर्टेंट चीज थी वो थी कि हमें जो है वो अपने इन्वेस्टमेंट को जो है वो डाइवर्सिफाइड करना जरूरी है। इन्वेस्टमेंट को सिर्फ एक पर्टिकुलर म्यूचुअल फंड, स्टॉक्स या पे डिपेंडेंट नहीं होना चाहिए, बल्कि गोल्ड्स या फिर कैश हो गए या एफडी हो गई या फिर दूसरे फॉर्म ऑफ एसेट्स हैं, उसमें भी इसका इन्वेस्टमेंट होना चाहिए लोगों को। तो ये बेसिक जो थी वो इससे लर्निंग्स थी। और चाहे इंडिया की हो चाहे दूसरे कंट्रीज के बोर्ड, सिक्योरिटी एक्सचेंज बोर्ड्स हो, उनको चाहिए कि उन्हें भी इन सब चीज़ों के लिए प्रिपेयर होना चाहिए, और इसके लिए उन्हें अपने जो उनके यहाँ जो लिस्टिंग क्लाउज हैं, इनके यहाँ जो डिस्क्लोजर्स क्लाउज है उसको और स्ट्रिक्ट करने की ज़रूरत है। उनके जो पेनल्स प्रोविजंस है उनको और स्ट्रिक्ट होना चाहिए। साथ ही साथ ऐसा जो व्यवस्था होनी चाहिए कि कोई भी फाइनेंशियल फ्रॉड होने से पहले इसकी जो है मूवमेंट, इसके जो है ट्रेसिंग हो सके, और इसको हम जो है पहले से ही आइडेंटिफाई कर सकें। प्रिवेंटिव स्टेप्स जो हैं गवर्नमेंट को लेनी चाहिए इसमें, ताकि इन सब चीज़ों पर हो सके छोटी चीज़ों को इग्नोर नहीं किया जाए, बल्कि उन पर थ्रोली इन्वेस्टिगेशन किया जाए और ये चेक किया जाए कि किसी तरह का कोई जो है इसका लिंकेज किसी बड़े फ्रॉड से तो नहीं है। तो इन सब चीज़ों पर ज़रूर ध्यान देना चाहिए और काम करने की ज़रूरत है। हमारे जितने भी सिक्योरिटी एक्सचेंज हैं, चाहे वो इंडिया की हो चाहे बाहर की हो, तो इन सब चीज़ों को ध्यान देना इम्पोर्टेंस है। अरे हम फाइनेंशियल स्कीम्स या इस तरह की कोई ग्लोबल पेंडेमिक से हम इनकार कर सकते हैं, तो हमें ज़रूर प्रिपेयर होना चाहिए। वी शुड प्रिपेयर फॉर एवरी थिंग्स इन लाइफ, वी शुड प्रिपेयर इन एडवांस। तो हमारे पास बफेट होना चाहिए कम से कम आज 6 से 7 महीने का, से हमारे पास सेविंग प्लान होना चाहिए, ताकि इन केस की एनी काइंड्स ऑफ इमरजेंसी सिचुएशंस आए तो वी कैन डील विथ दिस ईजिली। तो इस तरह की सिचुएशंस के लिए हमें हमेशा तैयार रहना चाहिए। तो दोस्तों, अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी और इफ़ यू फाइंड दिस वीडियो इज़ इन्फॉर्मेटिव, तो आप जो है अगर मेरे चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को हिट करिए, ताकि मैं जब भी वीडियोज़ डालूँ तो आपके पास वीडियो चला है।